गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन की परिभाषा तथा CR इक्वेशन यानी कॉशी-रीमान इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में जानें। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? इफ़ W इज़ इक्वल टू एफ जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। Z हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, अगर उसका हम फंक्शन बनाएं उसे हम W से डिनोट करते हैं। तो W इज़ इक्वल टू एफ जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन दिस फंक्शन एफ जेड is said to be analytic if it satisfies the following conditions। ये जो हमारे पास कंडीशंस है, अगर ये सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। जब भी हम सवाल हल करेंगे तो उसको हम इनको रखने की जगह हम कॉशी-रीमान इक्वेशन से हल करेंगे। पर ये हमारी डेफिनेशन है, थ्योरेटिकली डेफिनेशन है। फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड इन डोमेन डी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंगल वैल्यूड क्या होता है। जब हमने Z की एक वैल्यू रखी तो W का भी एक ही मान आना चाहिए, तो वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। तो जो हमारा फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए तथा जो भी हमारे पास डोमेन है, ये सपोज़ हमारे पास एक डोमेन D है, तो इस डोमेन में ये जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर ये डिफ़ाइन होना चाहिए और साथ में डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय होना चाहिए। अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो एक मानी फलन, यानी ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन मतलब एक वैल्यू आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक रखने के बाद एक वैल्यू हमारे पास फंक्शन की आनी चाहिए, जो किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। परिभाषित है का मतलब क्या होता है कि जब हम उसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए एवं अवकलनीय है और डिफरेंशिएबल भी है। ये आप जानते ही हैं, अवकलनीय है। तो प्रांत D में ये विश्लेषिक फलन कहलाता है। अब कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो केवल एक ही बिंदु पर अवकलनीय होते हैं, वो और किसी पॉइंट पर अवकलनीय नहीं होते, तो वो हमारे विश्लेषिक फलन नहीं कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँगा आपका एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा एनालिटिक नहीं है, ये हमारा एनालिटिक नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ जेड केवल मूल बिंदु पर ही अवकलनीय है, केवल मूल बिंदु पर ही अवकलनीय है। ये बाकी किसी पॉइंट पे नहीं है, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है। एवरी पॉइंट, हमने क्या बताया था कि डोमेन के हर पॉइंट पर ये अवकलनीय होना चाहिए। अब लेकिन ये केवल मूल बिंदु पर ही है, तो ये अवकलनीय नहीं है। अब अगर कोई फंक्शन, इफ़ एनी फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, not analytic at पॉइंट, मान लेते हैं हम एक पॉइंट पे ले लेते हैं, इसमें कई पॉइंट है, किसी पे भी ले सकते हैं। एट पॉइंट Z0, अगर कोई फंक्शन Z0 पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तब देन द पॉइंट Z0 is called the singular point। या विचित्र बिंदु। तो हम ऐसे बिंदु को विचित्र बिंदु कहते हैं। इस फंक्शन को, जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन को हम एक और नाम से बुलाते हैं। वो क्या है? होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं।
अब हम फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन को देखेंगे, जो कि हमारे पास एक थ्योरम के रूप में है और उसे हम CR इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास थ्योरम क्या है? द थ्योरम इज द नेसेसरी condition of the necessary condition of the necessary condition that a function fz equal to u x comma y plus iota v iota v x comma y be analytic in domain D is that in D u and v satisfy the Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations, that is delta u upon delta x equal to delta v upon delta y and delta u upon delta y equal to minus of delta v upon डेल्टा x। तो ये हमारे पास एक कॉशी रीमान कंडीशन है। अगर हमको कोई फंक्शन दिया है u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई में, तो हम उसके पार्शियल डिफरेंशियल निकालेंगे। जब x का डिफरेंशियल निकालना है तो v को कांस्टेंट मानते हुए, जब y का डिफरेंशियल निकालना है तो x को कांस्टेंट मानते हुए, इस तरह से हम निकालेंगे। और ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। कई बार क्या होता है कि कॉशी रीमान इक्वेशन के बाद भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, वो कंडीशंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं इस परिभाषा को आपकी हिंदी में भी लिख देती हूँ, जिससे कि हिंदी वाले बच्चों को भी आसानी रहेगी। तो उसके लिए एक फंक्शन, थ्योरम क्या है, फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, पूरा लिख देती हूँ, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कॉशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। कॉशी रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। अर्थात डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल v माइनस में डेल v अपॉन डेल x। अब पहले मैं इस थ्योरम का कंडीशन पढ़ाऊँ, उसके पहले मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताती हूँ। हम पहले यहाँ u लिखेंगे, यहाँ v लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। तो जब हम ये चारों चीज़ लिख लेंगे, इसके बाद पहली इक्वेशन जो आएगी
पार्शियल डिफरेंशियल डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इस तरह से इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इस तरह से। जब हम सीधे सीधे करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, जब हम क्रॉस में करेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स तो ये माइनस में नेगेटिव में साइन आ जाएगा। तो ये आपको ये ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया। अब इसके हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ माना कि एफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन है। अब ये एनालिटिक फंक्शन है तो डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर एफ डैश जेड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा या यूनिक हो क्या कह सकते हैं हम, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अब ये डिफरेंशिएबल है तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अतः प्रत्येक जेड इज एलिमेंट ऑफ डी। हम एफ डैश की परिभाषा लिख देते हैं। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये विद्यमान होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किसी भी मार्ग से बिंदु z प्लस डेल्टा जेड बिंदु z के निकट आता है। z टेंडिंग टू डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो है तो एक पॉइंट हमारे पास z था, एक हमारे पास z प्लस डेल्टा जेड था। तो अब किसी भी तरह से किसी भी मार्ग से बिंदु z प्लस डेल्टा जेड अगर z के निकट आता है तो ये सीमा हमारी यूनिक हो जाती है। अब हम दो केस पे विचार करेंगे। अब हम दो स्थितियों पर विचार करेंगे। अब हम दो स्थितियों पर विचार करेंगे। केस वन क्या है? माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, क्या दो केस करेंगे। एक तो जब डेल्टा जेड टेंडिंग टू रियल की तरफ से, रियल एक्सिस की तरफ से आए और एक इमेजिनरी एक्सिस की तरफ से आए। तो पहला हम रियल एक्सिस की तरफ का करते हैं। तो माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड में डेल्टा जेड शून्य को वास्तविक अक्ष रियल एक्सिस अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अलोंग अग्रसर होता है। ठीक है। अब जब एक्स एक्स के तरफ अग्रसर होता है तब क्या होगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स और एंड डेल्टा वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी हम खोल के लिख देते हैं इसको u और v के टर्म्स में। तो u x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वाई ज़ीरो है, नहीं तो यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई यहाँ पर ज़ीरो है,
प्लस आयटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस, अभी एफ जेड का लिख दिया हमने, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयटा वी एक्स कॉमा वाई। अब ये यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा बाद में। ये अपॉन यहाँ पर आया डेल्टा ऑफ एक्स, क्योंकि डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स है तो यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स लिख दिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस, यहाँ से ये वाली टर्म हमने इसके साथ ले ली यू के साथ, तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है हमने एक साथ कर ली, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स कॉमा यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारे पास जो आई है ये यहाँ पर इसको कर देते हैं हम। अब नाउ लिमिट, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू लिमिट। अब क्योंकि वहाँ पर डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यू में एक्स और वाई है। एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसलिए एफ डैश जेड इक्वल टू कितना हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हमने लिया केस सेकंड, ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने लिया केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड में क्या है, लेट माना कि, सॉरी सही लिख लेते हैं, माना कि डेल्टा जेड शून्य की ओर किधर से जा रहा है, काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष की तरफ से वो शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, अर्थात वाई एक्सिस के अलोंग अग्रसर है। तब क्या होगा हमारे पास, डेल्टा जेड इक्वल टू आई ऑफ डेल्टा वाई, और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा जीरो, सॉरी डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ज़ीरो। तो अब हम फिर से वही जो हमने पहले ये किया है डेल्टा एक्स की तरह, यहाँ पर जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, ये हमने लिखा एफ डैश की डेफिनेशन, इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयटा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई माइनस आयटा वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा आयटा डेल्टा वाई। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यहाँ से हमने ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म ले ली, u इंटू एक्स कोमा वाई अपॉन
आयटा डेल्टा वाई प्लस v इंटू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा वाई। ये आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आयटा है, यहाँ आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाई। दैट इम्प्लाइज एफ डैश जेड। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, सॉरी पहले लिमिट लगाएंगे। दैट इम्प्लाइज लिमिट डेल्टा वाई डेल्टा जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 u इंटू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u इंटू एक्स कॉमा वाई अपॉन आयटा ऑफ डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 v एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन आयटा, सॉरी आयटा नहीं आएगा इसमें, पहले आयटा ऊपर कट गया है, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा ऑफ वाई। और दैट इम्प्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू क्या आया, डेल वी, ये वाला डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आई। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है सेकंड। तो ये यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर आयटा को ऊपर गुणा करा, तो यहाँ पर ये आयटा स्क्वायर से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आयटा आ जाएगा, तो ये इसलिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर माइनस आया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास एफ डैश जेड से हैं दोनों बराबर, तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू, नहीं ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयटा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की हम तुलना करें, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, दैट इज विच इज ए कॉशी रीमान इक्वेशन। ये हमारा प्रूफ हुआ, ये हमारी इस तरह से समीकरण कहलाती है।